आप सभी का MS हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं वो नई शिक्षा नीति 2020 है। किसी भी राष्ट्र के उन्नत भविष्य या उज्जवल भविष्य के लिए उस राष्ट्र की शिक्षा नीति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज की जो हमारी कक्षा है उसमें हम नई शिक्षा नीति 2020 को परीक्षा के दृष्टिकोण से भी लेकर चलेंगे कि आने वाले जो भी एग्जाम है जिसमें शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन सभी का समावेश लेकर हम चल रहे हैं। आप बने रहिए, ध्यान से देखिए। पूरा हमने कम से कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है, सभी क्षेत्र से सभी बिंदुओं को कवर करने का प्रयास किया है। तो आज देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 को हम दो पहलू में समझने का प्रयास करेंगे। पृष्ठभूमि, ताकि इसके पिछले में थोड़ा सा इसके पूर्व में हम जान सकें, और नई शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण पक्ष और इसके साथ ही साथ अन्य जो भी इसमें बिंदु रखे गए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। पृष्ठभूमि में हम देखते हैं भारतीय संविधान के नीति निर्देशक में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा या निःशुल्क व्यवस्था की जाए चाहिए। ठीक है, कि सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जो आपने RTE के थ्रू भी पढ़ लिया होगा। अब उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। अब ये 14 नहीं 18 वर्ष तक कर दी गई है नई शिक्षा नीति के आधार पर अगर हम बात करें। अभी इसमें कई सारे बदलाव होने हैं और अभी हम देखते हैं कि इतना जितनी आज आई है, जितने भी इसमें संशोधन किया गया है, अगर ये लागू होता है तो देखो जितना परसेंट भी लागू होगा, 100% तो नहीं हो पाता है, लेकिन जितना भी लागू होगा उसमें हमें इतना जरूर पता है कि बहुत सारा चेंज आने वाला है, बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। आपको पता है जब भी बदलाव आता है तो आपको एक अवसर देके जाता है, आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसको आप बनाकर रखिए और समझिए, बहुत सारी चीजें नहीं होने वाली है। क्योंकि देखो भाई, शिक्षा में सुधार होगा तो आपको पता है वैकेंसी बढ़ेगी, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं या जो शिक्षक हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और जो बनने वाले हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले 48 में हुआ था। 64 से 66 में कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित 1968 में पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव पारित हुआ, यानी पहली शिक्षा नीति। अगस्त 1985 में शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया। यह दूसरा हमारा संशोधन था शिक्षा नीति में, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों, बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक आदि ने अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणियां दी। और 86 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार किया। इसी नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे को निर्माण करना। तो यहां पर हमारी सबसे बड़ी जो शिक्षा नीति थी वो ये दूसरी बार इसमें बदलाव, और पहली जो हमने आपको बताया था इंदिरा गांधी के समय पर थी और ये दूसरी राजीव गांधी के समय पर 86 में। और इस नीति में संशोधन या अपडेट किया गया था इसे 1992 में, तो इसमें एक संशोधन भी हुआ। इसके अलावा बहुत सारे आयोग, कमीशन आए, उन्होंने अपनी सिफारिशें दी। तो आज जो शिक्षा नीति हमारे पास आई, ऐसा नहीं कि आज ही बनी है, ये पिछले 34 सालों से आप कह सकते हैं कि इस नीति को बनाने में इतना समय लगा और ये इतने हमारे अनुभवों का ये एक रिजल्ट आप लोगों के सामने कि कहां किस किस क्षेत्र में क्या क्या कमी रह गई है। अब हम देखते हैं मई 2016 पूर्व कैबिनेट सचिव स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति के विकास क्रम से जुड़ी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 16 में हमें सबसे पहले जो हमने 92 के बाद यानी 14 में जब नई सरकार बनी तो उसने कहा कि हमें शिक्षा नीति में क्या, तो इस प्रकार इसमें बदलाव होना शुरू हुआ। इसके बाद इसी आधार पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति 2016 के कुछ प्रारूप तैयार करे, कुछ इनपुट तैयार करे, जो 16 वाली कमेटी ने उनको रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद जून 2017 में के कस्तूरी नारगन की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति प्रारूप समिति का गठन किया गया और उनकी सिफारिशों पर जो इनपुट तैयार किए गए उसके बाद
एक नई शिक्षा समिति प्रारूप का गठन किया गया जून 2017। तो आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा कि आपको क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इन सभी तथ्यों का मैंने समावेश यहाँ पर करा है ताकि आपका सारा चीजें क्लियर होती चली जाए। तो गठन हुआ और ये इसरो के साइंटिस्ट हैं, ये इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं और भी बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। 31 मई 2019 को पिछले साल डॉक्टर के कस्तूरी नारगन की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति समिति ने अपनी रिपोर्ट, यहां पर दे की जगह ने होना चाहिए था, अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसके बाद 29 जुलाई यानी अभी जुलाई में 2020 को मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि अभी इसमें चर्चाएं काफी होनी है और काफी फेरबदल होना है। इन चीजों को अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं कि क्या है, क्योंकि अगर कुछ भी बदलाव अगर होता है तो बदलाव आपको अवसर देता है। अवसर आपको पता है कि भाई नई शिक्षा नीति बनेगी, बदलाव होगा, अच्छा करने के लिए होगा, तो भाई रिक्रूटमेंट होंगी, तो जो लोग टीचर हैं उनके लिए भी फायदा है और जो होने वाले हैं उनके लिए भी ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि इन शिक्षा से संबंधित सभी चीजें उनको पता रहे कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। यह नीति 34 साल पुरानी नीति नई शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी, आपको पता होना चाहिए। और हमें यह भी देखना होगा कि देखो ये जो नीति है हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पहली बार ऐसा हुआ है या पहली नीति हमारी। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 34 साल बाद पहली ऐसा हुआ है, मैंने भी कई वीडियोस देखी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि ये तीसरी हमारी नई शिक्षा नीति है। पहली इंदिरा गांधी के टाइम पे हो गई थी, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, फिर 86 में राजीव गांधी के समय पर आई और अब तीसरी यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में आ चुकी है नई शिक्षा नीति। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। और देखो जो भी बदलाव जब होता है तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास अवसर भी खुलते चले जाते हैं। तो ये हमारी तीसरी नीति है, इस बात का आपको ध्यान रहे कि जो अभी 2020 जो शिक्षा नीति है वो कौन सी नीति है। तो सभी लोग फर्स्ट में आंसर लगाएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमारी तीसरी नीति है। इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020, इस नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः बदलने का फैसला लिया गया है। तो यहां पर ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब आपका नाम बदल दिया जाना चाहिए, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो अब शिक्षा मंत्रालय होगा, पहले भी शिक्षा मंत्रालय ही था। 1986 यानी 85 में क्या हुआ कि नाम बदलकर वापिस क्या रख दिया गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था। तो अब पुनः उसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। पहले ये दो भागों में था और दोनों के ऊपर ये अपना नियंत्रण रखता था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ लोग मानेंगे पहली बार नहीं, दूसरी बार नाम बदला, पहले भी शिक्षा मंत्रालय ही था और अब इसके जो मंत्री होंगे वो भी शिक्षा मंत्री ही कहलाएंगे। अब इस मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। इस नीति में एक भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है, केवल कानूनी और चिकित्सकीय शिक्षा को छोड़कर। तो पूछा जाएगा कि जो उच्च आयोग, भारत का उच्च आयोग, शिक्षा आयोग का जो गठन होगा उसमें कौन कौन से विभाग नहीं होंगे या कौन कौन से शिक्षा, उच्च शिक्षा नहीं होगी। तो आपको पता होना चाहिए, दो नहीं है। इसके बाद संगीत, खेल, योग आदि विषय मुख्य पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। आपको पता है कि इन जो हमारे ये विषय है इनको ये तो अतिरिक्त या फिर ऑप्शनल माना जाता है, तो यहां पर अब इन्हें मुख्य विषय पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे सभी लोगों के लिए, ताकि एक स्किल्स डेवलप हो हर बच्चे के अंदर। शिक्षा के लिए जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में ये 4.23% है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहां पर भी आपका बढ़ोतरी हुई है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नई फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाया जाएगा, जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को शामिल किया जाएगा। तो अब जो स्ट्रीम वाली जो स्थिति हमने बोली थी वो भी यहां पर दूर हो जाएगी। आप दूसरे विषयों को ले सकते हैं, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि किस विषय के साथ क्या होगा। तो इसके लिए जब इनकी रिपोर्ट आएगी, यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही बता पाएंगे कि किस विषय के साथ क्या होगा, लेकिन ये स्वतंत्रता आपको मिल सकती है। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर, यहां पर आप देख लेंगे, स्थान पर क्या होगा,
5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। इसको विस्तृत हम आगे समझेंगे, अभी आप बस इन चीजों को देख लीजिए कि बदलाव क्या क्या हुए। 2030 तक सतत विकास का लक्ष्य रखा गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पूरी तरह से सभी को साक्षर करने का कार्य किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020, नीति के मुख्य स्तंभ क्या है, इसके पॉइंट किन किन पे हमें बात करनी। पहुंच यानी सब तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। समता समान रूप से, गुणवत्ता यानी क्वालिटी में उसमें क्या होनी चाहिए, बढ़ोतरी होंगी। वहनीयता यानी सब तक उसको वहन कर सके, सब तक वो पहुंच सके, सब लोग शिक्षा ग्रहण कर सके। और जवाबदेह, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जवाबदेह तय की जाएगी। कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसका जवाब दिया जाएगा, ऐसे नहीं कि उस पर छोड़ दिया उस पर छोड़। तो इसके लिए कई सारे रिफॉर्म किए जाएंगे, कई संगठन, कई कमेटियां, कई आयोग हमारे ऊपर बनाए जाएंगे जो समय समय पर स्टेट पे भी वो फोकस करेंगे कि क्या करिकुलम में क्या आप असेस जो कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, ये सब चीजों का प्रावधान रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल पेन कॉपी से आपने असेस कर दिया और भेज दिया, पूरा साल का बच्चा रखेगा। अभी मैं आगे इस पर भी चर्चा करूंगा। NCERT 8 वर्ष तक की उम्र के लिए, यानी 8 यानी आप समझ गए प्री प्राइमरी, प्रारंभिक शिक्षा, क्योंकि 3 साल में बच्चा स्कूल जाएगा जो प्राइवेट में हो रहा था। अभी आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जो अर्ली प्ले, जिसे आप प्ले ग्रुप बोलते हैं, तो उस पर अब चर्चा की जाएगी। तो 5 जब 3 से जाएगा तो वो 8 साल का बच्चा होगा, 5 साल जो वहां शिक्षा में उसने रहना है। तो नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो हम ECCE की बात करते हैं, तो ये लागू होगा अब सभी सरकारी स्कूलों में। इसके बाद नई शिक्षा नीति, नेशनल असेसमेंट सेंटर, परखा जो हम बोल रहे हैं, प्रख जो बोल रहे हैं या प्रखा जो बोल सकते हैं हम, ये है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी। परख की स्थापना की जाएगी जो हर तरीके से क्या करेगा, बच्चे को देखेगा। उसकी 3 कैटेगरी, सेल्फ असेसमेंट होगा उसमें, इसके बाद उसका जिस कैटेगरी में वो है वो उसका असेसमेंट करेंगे, फिर अध्यापक महोदय उसका असेसमेंट करेंगे। तो इस तरीके से एक परख जो ऑर्गेनाइजेशन नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा, जिसको ये नाम दिया गया है, इसकी स्थापना की जाएगी ताकि सभी चीजों पर ध्यान रखी जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कक्षा 6 से सीखेंगे कंप्यूटर कोडिंग, यानी व्यावसायिक शिक्षा, या फिर आप कहते हैं स्किल्स डेवलपमेंट करवाया जाएगा, जैसे वो मिडिल स्कूल में होता है 6 to 8। जब वो स्कूल से निकले तो उसके पास एक अच्छा विषय होना चाहिए। यहाँ पर हम साथ ही साथ उसे भाई व्यवहारिक ज्ञान में हम बढ़ावा देंगे, शैक्षणिक हम उसे देते ही हैं। तो इस तरीके से हम विषयों से भी उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, परिभाषाएं, नियम हम उसे समझाते हैं। तो यहीं से ये चीजें भी उसकी शुरू हो जाएंगी ताकि वो जब भी मिडिल स्कूल में पहुंचे, मिडिल स्कूल से निकलेगा तो उसके पास एक स्किल होगी। इसके बाद हम देखते हैं हर कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य पढ़ाया जाएगा। इस पर विशेष ध्यान रखा गया है ताकि बच्चा अपनी स्किल्स डेवलपमेंट कर सके। यहां पर हमने कहा था कि यहां पर क्या होगा, अब स्ट्रीम का जो सिस्टम है उसे खत्म कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि 11-12 से ही शुरू हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो इससे थोड़ा आपको राहत मिल जाएगी। हालांकि अभी क्लियर नहीं है, जैसे क्लियर होगा तब आपको अपडेट किया जाएगा। इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020, विद्यालय छोड़ चुके लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने का लक्ष्य। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे अच्छी बात मुझे भी लगी कि अगर वो लोग आएंगे तो विद्यालय, वो तो ऐसे है नहीं घूमने तो आएंगे नहीं स्कूल में, तो उसको बदलाव के लिए हमें इन चीजों का भी क्या करना होगा, ध्यान करना होगा कि हमें अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहां पर वैकेंसी मतलब आपको मिलने वाली है। नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया, यानी अब आपको बहुत सारा अपडेट रखने का उनका लक्ष्य रखा गया है। शिक्षकों को निरंतर, जैसे कि 19 में जो चीज आ गई थी वो कोई नई नहीं है कि आपको विशेष। नई शिक्षा नीति 2020, इसको हम 3 भागों में समझने का प्रयास करते हैं। देखो, विद्यालय शिक्षा प्रारूप में क्या जो चेंज हुआ, 10+2 की जगह पहले 10+12 साल में था, अब यहाँ 15 साल कर दिया गया है। तो इन चीजों को हमें देखना होगा। तो और दूसरा हमारा जो बिंदु है, उच्च शिक्षा में क्या चेंज हो गया, यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा। तो उसके बाद आपको मतलब एंट्रेंस रहेगा, जो भी आपके एंट्रेंस होते हैं उच्च शिक्षा के लिए वो सभी रहेंगे। और शिक्षक या कह सकते हैं टीचर एजुकेशन, इसके बारे में हम चर्चा ऐसे
क्रम में करेंगे। तो पहले विद्यालय शिक्षा का प्रारूप हम समझ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझने वाला है। पहले जो 5 साल है उसमें बच्चे की जो एज होगी 3 से 8 ईयर्स का बच्चा होगा। इसे बुनियादी शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा या फिर आप कह सकते हैं फाउंडेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इस शिक्षा में, जैसे अभी हम प्राइवेट स्कूलों में हमारा तो चालू है, जहां हम हैं, हम पढ़ाते हैं ऐसे, वहां प्ले में 3 साल में ही बच्चा आ जाता है, लेकिन अभी सरकारी में भी लागू कर दिया जाएगा। वहां पर आंगनवाड़ी जैसा होता है, और उसके अलावा एनसीईआरटी को ये बात की गई है कि भाई वो इस तरीके का करिकुलम बनाए बच्चों के लिए, जो ईसीसी लगातार बोलता चला आ रहा है। हमारे कई आयोग इस बात को रख रहे हैं, क्योंकि अब इस बात को देखा गया है कि भाई 6 साल का जब बच्चा होता है तो उसका बहुत सारा विकास हो चुका होता है, मतलब वो 3 साल से ही सीखना शुरू कर सकता है। तो इसलिए अब वो 3 साल से ही उसे शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। तो पहले 3 साल उसे खेल कूद, हंसने खेलने में, इस तरीके से एक्टिविटी में सिखाया जाएगा, और यहीं इसके पहले 5 साल में कक्षा 1 और 2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि भाई पहले जो 3 साल में वो कौन सी कक्षा में होगा, तो पहली और दूसरी कक्षा उसकी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, और साथ ही साथ उसका जो ईसीसी है प्राइमरी शिक्षा 3 साल उसके खेल कूद में उसे सिखाया जाएगा, यानी तीसरे साल वो इंटर करेगा तो 2 साल उसके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमें ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो अगले जो 3 साल 8 से 11, यानी अब वो यहाँ क्या होगा, अगले जो 3 साल उसके पास आएंगे तो उसमें वो 5वीं कंप्लीट करेगा। यानी अब वो जो बस 3 साल हमें पहले स्कूल जाना है, ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ जो 8 से ये जो 3 साल हैं, तो ये है आपके 4 5 3 4 5, तो ये आपकी यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा हम इसे कहते हैं। और इसके बाद आपकी आती है, इसको आप प्राथमिक शिक्षा हम इसे कहेंगे। और इसके बाद अगले जो 3 साल होंगे उसमें एज होगी 11 से 14, और यहां कक्षा होंगी आपकी 6 7 और 8 प्राथमिक शिक्षा। और यहां पर उन्हें हमें ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर और व्यावसायिक स्किल्स डेवलपमेंट की जो इंटर्नशिप वाले कोर्सेज हैं वो भी इनको कराने हैं, ताकि ये इनके ऊपर एक 6 से ही ये एक अच्छा स्किल्स डेवलप कर सकें। और उसके बाद जो अगले 4 हैं 9 10 11 और 12, ये 14 से 18 बहुत सारा संघर्ष होता है, दबाव होता है, तनाव होता है। ये माध्यमिक शिक्षा आप कह सकते हैं इसको, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर स्ट्रीम वाली जो बात है वो खत्म कर दी जाती है। तो इस तरीके से अब पैटर्न है कि अब हमारा टोटल 15 साल, पहले 12 साल का होता था, और अब हमारी 15 साल की स्कूलिंग होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद उच्च शिक्षा पर हम बात कर लेते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन जो कंप्लीट जितना भी इनरोल होते हैं उसका जो 26.3% है 2018 के अनुसार, तो उसे बढ़ाकर 2025 तक इसे क्या करना चाहिए, 50% का करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ना भी इसमें प्रावधान रखा गया है। स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है कि इसके तहत 3 या 4 वर्ष के जो हमने बताया आपको उच्च शिक्षा रहेगी। स्नातक पाठ्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर क्या करता है, पाठ्यक्रम को छोड़ सकता है, या किसी कारणवश उसका छूट जाता है तो उन्हें उसी के अनुरूप उन्हें डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अभी तक क्या होता है, 2 साल आपने कर दिया और आप अगला कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको डिग्री नहीं मिलती और कोई प्रमाण पत्र भी आपके पास नहीं होता। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत ही महत्वपूर्ण लगी। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो ये आगे नहीं होगा, ये अच्छी बात है। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट जो भी आपको प्रमाण पत्र दिए उनको डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जाएगा। और इसके लिए क्या रखा गया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। एक बैंक डिजिटल होगा, आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कहाँ सुरक्षित किया जाएगा, उसके लिए क्या नाम दिया गया, तो ये नाम दिया गया है। एमफिल पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया गया है, यानी एमफिल की अब आवश्यकता नहीं होगी। अब हम शिक्षण के बात में बात करते हैं, भाई शिक्षक बनने हैं तो उनको क्या क्या अपडेट करने हैं। तो एनसीईआरटी जैसे कि हमने बताया था। अब हम बात करते हैं शिक्षक या टीचर एजुकेशन की। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया था एनसीईआरटी अब जो हमारे 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए पाठ्यक्रम यानी नेशनल करिकुलम एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो हम ECCE की बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो ये चल रहा है। तो इसके लिए अब सरकारी स्कूलों के लिए भी क्या होगा, ये फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री
स्कूल जिसे आप कहते हैं प्री प्राइमरी के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्ता वाली प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा जिसे हम अर्ली ईसीसी कहते हैं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारे जो स्कूल हैं प्राइवेट सरकारी उनमें भी ये चीज़ चलेगी। दूसरी बात कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म टू बी क्रिएटेड, और यहाँ पर हम नेशनल एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी है वो एक संस्थान या टेक्नोलॉजी एक कह सकते हैं टीचर एजुकेशन के लिए क्रिएट किया जाएगा, जिसमें सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और टेक्नोलॉजी का उपयोग करवाया जाएगा ताकि सभी को आसानी से शिक्षा मिल सके और बेहतर मिल सके। इसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 तक अपनी ये रिपोर्ट दे देगा, जिसमें कि टीचरों को बहुत अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाएगा। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत जोर दिया गया है कि टीचरों को अपडेट रखना, जैसे कि हम पहले भी इसका जो प्रारूप है देखा था कि टीचरों को अपडेट करना है। टीचरों को काफ़ी चीज़ें हैं कि उन्हें फ्री करवाया जाएगा, उनको सेमिनार और निरंतर ट्रेनिंग दी जाएगी कि तो इसकी स्थापना की जाएगी। और जो इस तरीके से आपको पता है कि NCTE टीचरों के लिए करिकुलम पाठ्यक्रम बनाता है और NCERT बच्चों के लिए बनाता है, तो ये यही बनाएगा। इसके बाद 2030 तक 4 वर्षीय बीएड करना अनिवार्य होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि तब तक बीएड कॉलेज जो है अपने इस तरीके से पाठ्यक्रम चलाएंगे, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हमने एक बात और देखी इसमें कि बच्चों को मिड डे मील तो मिलता ही था, लेकिन अब इनको क्या मिलेगा, नाश्ता भी दिया जाएगा। साथ ही साथ इनको क्या मिलेगा, नाश्ते देने का भी प्रावधान रखा गया है कि भाई बच्चों को क्या दिया जाना चाहिए, नाश्ता दिया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी कई बदलाव हुए हैं कि भाई बच्चों को, टीचरों को प्रॉपर तरीके से, जैसे कि भाई केवल चुनाव की ड्यूटी में उन्हें रखा जाएगा। ये भी कहा गया है कि भाई टीचर स्कूलों में, विद्यालयों में राजनीतिक किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस किया गया है, तो ये एक अच्छी खबर है टीचरों के लिए। परंतु ध्यान रहे कि टीचरों को अपडेट होना है। टेक्नोलॉजी अगर यूज़ नहीं करते हैं तो वो यूज़ करिए, उनको यूज़ थ्रू बनाइए, धीरे धीरे उनको सीखिए ताकि आपको आगे जाकर कोई समस्या ना आए। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।